Okay, Ji. Assalamu alaikum. I'm Dr. Yasir. We are going to start a new topic today, that is enzymology. As name indicates, what does enzymology mean? It is the study of enzymes. अगर इसको देखेंगे तो आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर ढेर सारी चीज़ें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, vitamins, minerals, heme for 5 years. So it is one of the branches of biochemistry, sub branches of the biochemistry. जिसके अंदर आप एंजाइम्स की एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्लिनिकल यूजेस के बारे में देखेंगे, किस तरह वो डायग्नोस्टिकली हेल्पफुल हो सकता है, किस तरह वो थेराप्यूटिकली हेल्पफुल हो सकता है. Let's have a look on the main contents which UHS expects from the students before going to the exam. इसके अंदर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं, इंट्रोडक्शन एंजाइम्स का, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह. देन कम्स द क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन फॉलो करनी होती है. ठीक है, दे आर 6 मेन क्लासेस जो कि लेटर ऑन हम चल के डिटेल में देखेंगे. Mainly today's topic is about the classification and general properties of enzymes. Nomenclature of enzymes, definition of enzymes, IU of enzyme activity, enzyme commission classification, EC classification भी बोलते हैं, ECC. ठीक है, और इसकी मेन सब क्लासेस, ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. देन कम्स B, that is properties of enzymes, उनकी chemical nature, then comes active site, catalytic efficiency, specificity, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. सी के ऊपर अगर आप नजर डालते हो तो कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स, इनका डिफरेंसेस पता होना चाहिए. इट्स नॉट द सेम थिंग. ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क होता है ये पता होना चाहिए. आई मीन यूएचएस के अंदर ये कोफैक्टर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, कोएंजाइम्स का भी क्वेश्चन आ सकता है. कोएंजाइम्स ड्राइव फ्रॉम वेरियस विटामिन्स along with examples of enzymes requiring these coenzymes and metal cofactors. ठीक है, बेसिकली आपकी रिहर्सल करा रहे हैं सेकेंड ईयर से पहले, क्योंकि आपने आगे चल के पढ़ने हैं सारे मेटाबॉलिज्म्स इन डिटेल, लाइक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर कोई भी रिएक्शन एंजाइम के बगैर होता हुआ नजर नहीं आएगा. तो अभी आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे और कुछ एग्जाम्पल्स याद करने की कोशिश करोगे, और वही एग्जाम्पल्स आगे चल के आपको जो कंप्लीट साइकिल्स हैं जिनके अंदर एग्जाम्पल्स यूज होनी है, आपकी ओरिएंटेशन बनेगी और इट विल बी हेल्पफुल इन द फ्यूचर एज वेल. देन कम्स डी, आइसोजाइम्स, व्हाट आर दे, उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर प्रोबेबली सेकेंड और थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे. देन कम्स ई, एलोस्टेरिक एंजाइम्स एंड द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है, ये दो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड एससीक्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. What are the different factors which can affect enzyme activity? इसको कवर करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो सकता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो सकती है, प्रोबेबली आज के लेक्चर के अंदर इसको पे नजर डालते हैं थोड़ी सी. देन कम्स जी, टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स एंड देयर मेडिकल इंपॉर्टेंस. ठीक है, इसमें कॉम्पिटिटिव आएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लाइन वीवर बर्ग प्लॉट. ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है और इसकी क्या इम्प्लीकेशन है. इसके ऊपर से आप किस तरह जज कर सकते हो कि वेदर इट्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. इसके अंदर आप Dmax और Km और ये सारा कुछ आप डिटेल में देखोगे. देन कम्स H, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. इसके अंदर मैकेलिस मेंटन इक्वेशन है एक, आपको इसका पता होना चाहिए, मगर इसके अंदर इसने काफी बोल्ड करके लिखा हुआ है विदाउट डेरिवेशन, तो इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको डिराइव करने की के लिए नहीं बैठेंगे. ठीक है, उसको सिर्फ आपको रीड करना आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए, रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए. देन कम्स आई, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जिसके अंदर few headings to cover with. कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, रेगुलेशन बाय जीन इंडक्शन, रिप्रेशन, डी रिप्रेशन, ये सब कुछ, ये सारी टर्म्स आप डिटेल में इनके बारे में पढ़ोगे. ठीक है, लास्ट पे जो लिखा हुआ है जे, थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एंजाइम्स और डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस. आपकी रोजमर्रा में जब आप मेडिकल प्रैक्टिस में होते हो, उसके अंदर एंजाइम्स किस किस तरीके से थेराप्यूटिकली यूज होता है, एज अ ट्रीटमेंट यूज होता है, और डायग्नोस्टिक्स के अंदर क्या रोल है. आई मीन आप जाके एक लैब में टेस्ट करवाते हो पर्टिकुलर एंजाइम का और उसका लेवल रेज आता है या नॉर्मल आता है, एंड यू कम टू द कंक्लूजन
कि दिस पेशेंट हैज़ अ पर्टिकुलर डिजीज, जिसके अंदर हेपेटिक डिजीजेज आती हैं, आपने नाम सुना होगा AST ALT का, ठीक है। मसल फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम है, ठीक है। मसल के और भी एंजाइम्स हैं, ठीक है। प्रोस्टेट के अंदर PSA करवाते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। देन कम्स पैंक्रियास, इसके अंदर आप एक रेंज ऑफ एंजाइम्स को टेस्ट कर सकते हैं जो कि पैंक्रियास से रिलीज होते हैं। बोन की हेल्थ को जानने के लिए, कार्डियक डिजीजेस के बारे में मालूम करने के लिए देयर स्पेसिफिक एंजाइम्स जिनका आप अगर टेस्ट करवाओगे तो वो डायग्नोस्टिकली बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं इन आइडेंटिफाइंग दोज डिजीजेस। सो एवरीवन शुड हैव दिस कोर्स कंटेंट। हमें A से लेके J तक सब कुछ तैयार करके जाना है इन अ फाइनल एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट आपके यहाँ GT होगा, इसका जब भी आपका एक अलॉटेड टाइम होता है, जो एक स्केड्यूल टाइम है उसके मुताबिक, उसके अंदर भी आपको ये A to J सब कुछ रेडी करके आना है। और आपको जब फाइनल एग्जाम में जाना है या उससे पहले कोई और एग्जाम्स आते हैं, सेशन के एग्जाम्स आते हैं या सेंड अप आता है, उसके अंदर आपको ये सारे कॉन्टेंट्स देखने हैं, ठीक है। और जब आप इन सारे कॉन्टेंट्स पे ग्रिप कर लेते हो, दैट मीन्स आप एंजाइम्स कवर करके जा रहे हो। Before moving on to the lecture, there is a chapter number 5 in Lippincott, ठीक है। काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, आसान लिखा हुआ है, उसके अंदर काफ़ी उन्होंने इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं। अगर आप उनको डिटेल से देखते हो, पहले लेक्चर सुनोगे, उसके बाद आप उसको जाके पढ़ लेते हो, मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ वहाँ से कवर हो जाता है। अगर फर्दर आपको कोई किसी बहुत डिटेल में देखना है तो फिर आप हार्वर्ड से भी देख सकते हो, मगर आई थिंक चैप्टर नंबर 5 would be more than sufficient to cover the enzymes topic. Okay, let's start with the content. Why are enzymes so important? Just think about it for 10 seconds. Enzymes क्यों important होते हैं? अभी हमने कुछ बातें पीछे content के अंदर भी discuss की. You can type in the window. As we know, nearly all chemical reactions in biological cells need enzymes to make the reaction occur fast enough to support life. आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एंजाइम्स जो होते हैं, these are the prerequisites, ठीक है। उनके एंजाइम से बगैर वो रिएक्शंस नहीं प्रोसीड फॉरवर्ड हो सकते, कैरी फॉरवर्ड हो सकते। और आपका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है आफ्टर गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर रिएक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। दैट इज व्हाई दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। Learning objectives आज के लेक्चर के, by the end of the lecture the student should be able to define enzymes. Enzymes होते क्या हैं, उनकी related कुछ terms हैं, उनके बारे में आपकी understanding कोशिश करूँगा कि बन जाए आज के लेक्चर में। What is active site, what is apoenzyme, holoenzyme, prosthetic group क्या होता है, cofactor क्या होता है, coenzyme क्या होता है, enzyme specificity क्या होती है। Then comes ये आपके explain the energy of activation, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक चार्ट देखते हैं आगे चल के, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती क्या है, ठीक है, और एंजाइम किस तरह इफेक्ट करता है उसको किसी भी रिएक्शन के अंदर। इसके बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, एंजाइम्स का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी नेचर क्या होती है, इसमें प्रोटीन पार्ट होता है, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वो सर के आगे डायग्राम्स देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह वर्क करता है, क्या मशीनरी होती है इसके पास, और फाइनली द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो हमने पहले बात की थी इसी क्लासिफिकेशन, वो भी हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस, as we know, enzymes play an important role in different types of metabolisms, which include carbohydrate metabolism, protein metabolism, lipid metabolism, nucleotide metabolism. इसी तरह आप जब genetics की बात करते हैं, you come across so many enzymes, ठीक है। तो जितने भी मेटाबॉलिज्म्स आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल हम जेल में लाते हैं, TCA साइकिल, ठीक है। देयर इज अ रेंज ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ TCA साइकिल, फिर वो इंटरलिंक करता है दूसरे मेटाबॉलिज्म्स के साथ, सच एज लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो
ये सब कुछ क्यों पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। देन कम्स अ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा रोल है। काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप एंजाइम्स को ब्लड के अंदर चेक करते हो, उनका लेवल चेक करते हो, और आप यू कम टू द क्विक डायग्नोसिस, जो कि शायद उन एंजाइम्स के ऐसे कराने से के बगैर इतने पॉसिबल नहीं होता उसको डायग्नोस करना। ठीक है, जिसके अंदर एक कॉमन टर्म यूज होती है हार्ट अटैक। अगर उसको प्रिसाइजली किया जाए तो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, और उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो आप एमआई का नाम सुना होगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, तो उसकी डायग्नोसिस के अंदर एक एग्जांपल है, इस तरह बहुत ढेर सारी और एग्जांपल्स हैं। हेपेटाइटिस का कोई आता है पेशेंट, स्पेसिफिक सर्ोलॉजिस्ट की कराते हो आप हेपेटाइटिस की, लिवर फंक्शन को देखने के लिए आप एएलटी और एएसटी का सहारा लेते हो। ठीक है, लिवर कितना परसेंट काम करता है, आप एएलटी और एएसटी ब्लड के अंदर मैयर करवाते हो। सीरम के अंदर एएलटी और एएसटी का लेवल डिटरमिन करता है कि लिवर की कंडीशन इस टाइम पे क्या है। देन कम्स थेराप्यूटिक्स। ठीक है, मतलब एज अ ट्रीटमेंट टूल भी यूज हो सकते हैं एंजाइम्स। ठीक है, हमने मायोकार्डियल इंफार्क्शन या आम जुबान में उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, उसकी बात की थी। उसके अंदर इमीडिएट अगर पहले कुछ कुछ जो जो बिल्कुल गोल्डन मिनट्स होते हैं, अगर टाइमली उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए हॉस्पिटल में किसी भी हार्ट अटैक के पेशेंट को, तो उसको एक 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 एंजाइम दिया जाता है जिसका जिसका नाम होता है एसके, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग है बाय नेचर, वो एक एंजाइम। ठीक है, बट इट इज यूज्ड एज अ थेराप्यूटिक एजेंट। ठीक है, तो इसका रोल मेटाबॉलिज्म्स के अंदर आ गया, इसका रोल डायग्नोसिस में आ गया, इसका रोल थेराप्यूटिक्स के अंदर आ गया। हमने पहले बात की थी ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एंजाइम कैटलाइज्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये 1 या 2 नंबर का पूछ लेते जी आप जनरली बताएं इंपॉर्टेंस क्या होती है साइंस की, तो आप ये 4-5 पॉइंट्स इजीली उसको बल्कि तोड़ के लिख सकते हो। मेटाबॉलिज्म, उसके नीचे प्रोटीन लिपिड लिख दोगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो डायग्नोसिस का काम करता है, उसमें एग्जांपल लिख दी। थर्ड पॉइंट के ऊपर आपको जी थेराप्यूटिक एजेंट्स का काम करते हैं एंजाइम्स, के अंदर एक अधिक एग्जांपल लिख दी। फिर एक पॉइंट ये लिख दिया आपने कि बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं वो सारे सारे उनको उनको कैटालिसिस की जरूरत पड़ती है और वो कैटलाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। लेवल ऑफ एंजाइम इन द ब्लड और डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस, गुड इंडिकेटर ऑफ डिजीज, जब हमने पहले बात की थी मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और थेराप्यूटिक्स का काम करते हैं जिसके अंदर हमने हमने अगेन मायोकार्डियल इंफार्क्शन की भी एग्जांपल की थी। काइमोट्रिप्सिन या और दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो भी आप एज अ थेराप्यूटिक एज अ यूज कर सकते हो। ओके जी, डेफिनेशन देख लें एंजाइम की। वी ऑल नो कि एंजाइम्स का काम क्या होता है। एंजाइम का काम एज अ कैटलिस्ट होता है, और अगर बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कह सकते हैं। कैटलिस्ट एज वी ऑल नो is defined as a substance that increases the rate of chemical reaction without being itself changed in the process। मतलब उसको खुद कुछ नहीं होता। ठीक है, it goes there, speeds up the reaction। ठीक है, एक कैटालिसिस करता है पर्टिकुलर रिएक्शन की, उसको स्पीड अप करता है, और अपने अंदर कोई भी चेंज लाए बगैर वो काम करके वापस आ जाता है। ठीक है, तो एंजाइम के अंदर इटसेल्फ, हाँ, उसके मैकेनिज्म एक्शन के लिए शायद थोड़ी बहुत चेंज उसकी कॉन्फर्मेशन में आ रही होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एंजाइम एज सच उसना का ही रहता है, डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि एंजाइम का कोई हिस्सा टूट के जाके प्रोडक्ट में लग गया। ठीक है, तो इट्स मेन जॉब इज टू स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन पर्टिकुलर। Okay जी, let's have a look on this diagram. It's chart basically। ठीक है, आप इसका x axis देखो, इसका y axis देखो। x axis के ऊपर reaction process is mentioned। reaction process, कौन सा reaction process हो रहा है? ठीक है, we can see here CO2, we can see H2O। For example, CO2 combines with H2O to give H2CO3। ठीक है, इसमें दो तरह की लाइंस नजर आ रही हैं आपको डिफरेंट कलर्स के अंदर। वन इज ग्रीन लाइन, द अदर वन इज रेड और पिंक लाइन, और दोनों अलग से आइडेंटिफाइड भी हैं। ठीक है, इनको लेबल किया हुआ है। एंड वाई एक्सिस के ऊपर क्या आ रहा है? दिस इज एनर्जी, दिस इंडिकेट एनर्जी। ओके, enzymes are proteins that increase the rate of reaction by lowering the energy of activation।
अच्छा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऐसी एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने में रिक्वायर होती है, ठीक है। अब अगर दोबारा इन लाइंस को देखो आप, द ग्रीन लाइन इज वे लोअर इन कंपैरिजन टू द दिस रेड और पिंक लाइन, ठीक है। रीजन, अच्छा इसका मतलब क्या, इसने आपने आपने कंक्लूड क्या किया इसके अंदर से? आई मीन अगर ये इंडिकेट कर रहा है एनर्जी लेवल को, ठीक है, एंड अगर इसको फॉलो करेंगे आप अप टिल दिस ग्रीन लाइन, दैट मीन्स if you compare it with this line, there is less energy of activation. Okay, reason being, in this case, the reaction is catalyzed by an enzyme, and in this case, the reaction is uncatalyzed. So this signifies the importance of enzymes. एंजाइम किसी भी रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है, ठीक है, हिस्सा लेता है, तो क्या करता है, उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। वही काम अगर उसके बगैर होगा, हो तो जाएगा सूनर और लेटर, बट इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ तक ये पता लगा इस चार्ट को देख के, whenever there is an involvement of enzyme, or any reaction that is catalyzed by the enzyme will help in lowering the energy of activation. In comparison, whenever there's a reaction where there is no enzyme to catalyze that particular reaction, there will be high energy of activation as indicated by this red line. Is it clear to everyone? Enzymes have unique three-dimensional shapes that fit the shapes of the reactants. ठीक है, आप कोई भी रिएक्शन देखते हो, फॉर एग्जांपल हम यहीं इधर इसी चार्ट की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं जिसके अंदर वो CO2 और H2 हो, तो दीज आर रिएक्टेंट्स, राइट। अगर कोई एंजाइम आता है तो ये रिएक्टेंट्स उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, ये इस प्रोसेस को इंक्रीज करेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करेगा और आखिर में फाइनल प्रोडक्ट बना देगा H2CO3, ठीक है। डेफिनेशन इस तरह भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, these are protein catalysts that increase the velocity of chemical reaction and are not consumed during the reaction they catalyze, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अकेला ये कह के नहीं जान छुड़ा लेनी कि जी कैटलिस्ट का काम करते हैं और स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो सेकंड पार्ट भी आपके ज़हन में होना चाहिए, एंड आर नॉट कंज्यूम्ड, ये खुद से कंज्यूम नहीं होते ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, ठीक है। इसको स्पीड अप करने का काम करते हैं और बिल्कुल अनचेंज वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रेडी होते हैं। सम टाइप्स ऑफ RNA can also act like enzymes, usually catalyzing the cleavage and synthesis of phosphodiester bonds, ठीक है। राइबोजाइम्स आपसे एक शॉर्ट डेफिनेशन या MCQ के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए RNAs with the catalytic activity are called as ribozymes, मगर in comparison to protein catalysts they are less commonly encountered, ठीक है। एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, ठीक है। एक हमने बात की एक्टिव साइट की, ठीक है, एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक साइट है जिसको आप बोलते हो एक्टिव साइट। देयर इज अनदर साइट जिसको आप बोलते हो एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट के अंदर एक खास स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं, ठीक है, जो कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, और जो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ऑफ एनी एंजाइम दैट डिपेंड्स ऑन दैट R ग्रुप अटैच्ड विद द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जो एट द एक्टिव सेंटर। जो इसका रिमेनिंग पार्ट होता है एंजाइम का, दैट इज बेसिकली फॉर द स्टेबिलिटी, ठीक है। जो एक्टिव साइट है एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर, आगे चल के तस्वीर में देखते हैं एक्टिव साइट किस तरह नजर आती है, ठीक है, उसकी डिपिक्शन है, वो तो कैटालिटिक एक्टिविटी का काम करेगी। जो बाकी का एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंजाइम को। हम एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस और एज एक्टिवेटर्स फॉर द एक्टिविटी, ठीक है, खुद से वो काम नहीं कर सकते, उनको को फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयंस। कुछ को नहीं जरूरत पड़ती, कुछ को जरूरत पड़ती है,
तो ये मेंशन यहाँ ओवरऑल अगर आप बात को अगर आपसे कोई पूछता है कि मेनली कौन सा कौन सा टाइप का बायोमोलिक्यूल है एंजाइम, तो आपको ये पता होना चाहिए इट्स प्रोटीन इन नेचर. ठीक है, द नेचर ऑफ द एंजाइम्स इज प्रोटीनेशियस. Let's come to the main, the most important part of today's lecture, that is classification nomenclature of enzymes. ये अक्सर औकात पूछ लेते हैं आपसे आपसे ये there are mainly 6 classes of the enzymes. ठीक है, आपसे ये सारी की सारी भी पूछ सकते हैं. आपको आपको पता होना चाहिए कि सारी सारी अगर सारे पूछते हैं तो आपको उसको शॉर्ट करके किस तरह 5 नंबर के अंदर पूरा करना है. और अगर अगर आपसे अलग से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफाइन करने को कह दिया जाता है, तो आपको उसको काफ़ी ब्रीफली बताना है डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स हैं उसके. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अटेम्प्ट करना भी सही तरह आना चाहिए पेपर को. ठीक है, समटाइम्स यू नो ईच एंड एवरीथिंग, मगर आपको ये नहीं पता होता कि इस इतने मार्क्स के अगेंस्ट मुझे कंटेंट कितना डालना है. ठीक है, तो फिर आप अपने डिजायर्ड मार्क्स नहीं ले पाते. ठीक है, तो इस टेक्निक को भी साथ साथ सीखना है. जो आपके टेस्ट होते जाएंगे डेफिनेटली आप इसके अंदर माहिर होते जाओगे. ओके जी, रिकमेंडेड और ट्रिवियल नेम्स. ठीक है, सिंपल नेम्स आपने सुने होंगे, लाइपेज है फॉर एग्जांपल, सुक्रेज है, यूरिकेज है, यूरिएज है. आई मीन वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर ऐड करेगा. फॉर एग्जांपल लिपिड्स के ऊपर ऐड कर रहा है तो लाइपेज. ठीक है, उसके आगे एंड पे एक सफिक्स यूज हो जाता है एज का. ठीक है, सुक्रोज के ऊपर ऐड करने वाले को सुक्रेज का नाम दे दिया गया. ठीक है, यूरिक एसिड के ऊपर ऐड करने वाले को यूरिकेज का, यूरिया के ऊपर यूरिएज कह दिया. ठीक है, सो ये भी आपको एक्सेप्शन टू द जनरल रूल मिलती हैं, जो कि एक स्पेसिफिक नाम आपको एंजाइम्स के जगह जगह आगे चल के जब आप पढ़ोगे मेटाबॉलिज्म्स तो आपको नजर आएंगे. Some enzymes retain their original names which do not give any hint of the associated enzyme reaction. For example, trypsin. ये अगर आपने ट्रिप्सिन के बारे में नहीं मैकेनिज्म उसको पकड़ा हुआ कि कौन सा रिएक्शन कर रहा है, किस खास किस्म के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऐड करता है, और अगर आपको पेप्सिन का नहीं पता तो पेप्सिन से तो ज़हन में शायद पेप्सी आएगी. ठीक है, तो वो आई मीन उनकी एसोसिएशन नहीं है. आई मीन यहाँ हमें फिर भी एसोसिएशन मिल रही थी. ठीक है, कुछ एंजाइम्स के नामों के अंदर ही मतलब उसका होता है. लाइपेज है तो यार किस पे, लिपिड्स पे ऐड करेगा. सुक्रेज है तो सुक्रोज पे काम करेगा. यूरिकेज है तो यूरिक एसिड पे काम करेगा. यूरिएज है तो यूरिया के ऊपर काम करेगा. तो कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनके नाम से आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हो. ठीक है, कि यार ये किस चीज के ऊपर जाके असर करेंगे. सिस्टमैटिक नेम्स. अब यहाँ बात आती है जो आपके यूएचएस रिक्वायर करता है. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एन एंजाइम नेम शुड हैव 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट जो होता है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है. ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर दैट पर्टिकुलर एंजाइम. सेकेंड पार्ट क्या होता है? सेकेंड पार्ट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब जो सबस्ट्रेट के साथ होने जा रहा है. ठीक है, कौन सी टाइप का रिएक्शन होने जा रहा है वो नेक्स्ट पे आएगा. ठीक है, फर्स्ट के ऊपर उस सबस्ट्रेट का नाम, एंड देन कम्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट सबस्ट्रेट, जो एक्टिविटी होने जा रही है, जो टाइप ऑफ रिएक्शन होने जा रहा है, और एंड पे आप सफिक्स लगा देते हो एज. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज की. तो इस अगर लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज आपके सामने रखा जाए तो आपके ज़हन में क्या आएगा? इसको देखिए. वी हैव गॉट अ सबस्ट्रेट व्हिच इज लैक्टेट. Dehydrogenase, dehydrogen, that means removal of hydrogen ions from the lactate. For example, हम lactate से निकाल के क्या बनाएंगे? Pyruvate for example बनाना आपने, और ase आपने suffix लगा दिया, that indicates the enzyme. ठीक है, so it is more logical. इसके अंदर सबस्ट्रेट का नाम भी आ रहा है और इसके अंदर एक्टिविटी का भी नाम आ रहा है जो सबस्ट्रेट के साथ होने जा रही है. ठीक है, EC number. What is EC number? एक एंजाइम कमीशन है जो 1961 के अंदर बनी. ठीक है, उसने एक नोमेनक्लेचर दिया. उसकी लेटेस्ट अपडेट भी है 1992 के अंदर, और उसके बाद फिर वो फर्दर उसकी जरूरत नहीं पड़ी कि उसको फर्दर मॉडिफाई किया जाए. उसके तहत एक ईसी नंबर डेजिग्नेट कर दिया जाता है एंजाइम्स को. ठीक है, हर पर्टिकुलर एंजाइम का एक ईसी नंबर दे दिया जाता है. इस ईसी नंबर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये कि जो ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ईसी नंबर, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द अमीनो एसिड सीक्वेंस. उसकी होमोलॉजी क्या है, उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है, या उसका केमिकल मैकेनिज्म क्या है, जिसमें हमने पहले बात की. ठीक है, कि हमने एक लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम देखा. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स होमोलॉजी,
उसका केमिकल मैकेनिज्म, उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर, आप उसको एक ईसी नंबर देते हो डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, फॉलोइंग अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। और वो क्राइटेरिया क्या है? इसके अंदर आप 4 डिजिट्स दे देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम की बात करते हैं। हेक्सोकाइनेज एंजाइम अभी शायद आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही कोड करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि आप यू कम अक्रॉस इन सेकेंड ईयर। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जब पढ़ेंगे उसमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की टर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको एक इसी नंबर अलॉट हुआ है, दैट इज 2.7.1.1, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इसको डिटेल में देखें, टू इंडिकेट्स द क्लास, ठीक है। जब भी किसी एंजाइम के साथ ये फर्स्ट वन इज टू, दैट इंडिकेट्स इट्स क्लास। क्लास कौन सी है जी? इट इज अ ट्रांसफरेज एंजाइम। इट हैज टू ट्रांसफर एनीथिंग फ्रॉम सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट, ठीक है। कोई एच उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा, मिथाइल ग्रुप लेके जा सकता है, ट्रांसफरेज का काम करता है, ठीक है। सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लास 2। नेक्स्ट कम्स 7, इट्स अ सब क्लास। अब वो उसकी फर्दर बताता है कि ट्रांसफर किस चीज का करने लगा करता है। ये हम एक्सोकिनेज की बात कर रहे थे, हम उसका उसका एक इसी नंबर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। हर एंजाइम का एक इसी नंबर है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट, ठीक है। सब क्लास क्या है जी? हमने पहले 2 कर लिया, 2 का मतलब है ट्रांसफरेज, क्योंकि कैटेगरी 2 के अंदर ट्रांसफेजेज ही आते हैं, ठीक है। कैटेगरी 1 के अंदर आपको ऑक्सीडो रिडक्टेजेज आएंगे, कैटेगरी 2 के अंदर ट्रांसफेजेज ही आएंगे। इसकी सब क्लास है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। फर्दर इंडिकेट हो गया, हो सकता है 6 और 5 के ऊपर सब क्लास के अंदर कोई और हो, किसी और ग्रुप की ट्रांसफर करते हो, ठीक है। मगर हेक्सोकाइनेज फॉस्फेट ट्रांसफर करता है, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लूकोज फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो ट्रांसफर कर रहा है एक फॉस्फेट ग्रुप को इनटू सबस्ट्रेट, और वो प्रोडक्ट जो बनाता है वो फॉस्फेट 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 उसके साथ लगा होता है। देन कम्स 2.7.1, द थर्ड वन, ठीक है। दिस वन इज सब क्लास, अल्कोहल इज फॉस्फेट एक्सेप्टर। और लास्ट वाला वन, देयर इज अ स्पेसिफिक नेम। अब इस नाम को एक दफा पढ़ें, ATP dehexo 6 phosphotransferase, which is the complete name of this particular enzyme hexokinase. तो मेरा ख्याल है हम hexokinase भी रहते हैं। What do you suggest? What do you think? ठीक है। So it's very difficult कि आप इसके पूरे नाम को याद करें, क्योंकि बिकॉज आपको बायोकेमिस्ट्री 2 सालों के अंदर मेरा ख्याल है कोई hundreds of enzymes के नाम याद करने हैं, and I think it would be much easier to recognize this name rather than this name, ठीक है। तो अगर डिटेल के अंदर जो एंजाइमोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके लिए शायद ये होगा कि इसको एग्जैक्ट करना है। अगर कोई आप में से अच्छा ब्रेन रखता है और इसको याद कर सकता है तो क्या ही बात हो जाएगी। मगर ये है कि आपकी MBBS के अंदर रिक्वायरमेंट इसकी है। अगर आपसे EC नंबर का कोई पूछता है, आपको पता होना चाहिए इसकी फर्दर एक मेन क्लास होती है, सब क्लास होती है, सब क्लास होती है, और आखिर में चल के एक स्पेसिफिक नेम होता है। आपको ये बस इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। आपको एक एग्जांपल के साथ इसको याद करना, दैट्स इट। हेक्सोकाइनेज की हमने एग्जांपल दी थी जिसके अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के अंदर आप देख चुके हुए हो, ठीक है। एक मैग्नीशियम चाहिए होता है हेक्सोकाइनेज को एज अ कोफैक्टर। ATP की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कन्वर्ट होती है ADP के अंदर, और फाइनली आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल जाता है आफ्टर द एक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज मॉलिक्यूल ऑन ग्लूकोज, ठीक है। हेयर एट दिस 6 पोजीशन, ठीक है। यहाँ आप देखोगे द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, there is no phosphate attached after the hexokinase action. This is attachment of this phosphate group here, and the glucose becomes glucose 6 phosphate. Okay ji, let's come to the classification. Enzymes are classified into 6 functional classes. EC number classification बोलते हैं इसको, by the International Union of Biochemists.
IUB on the basis of types of reactions that they catalyze. ठीक है, आपके सामने ये है, आप डिपेंकॉर्ड का फर्स्ट पेज जब खोलोगे चैप्टर नंबर 5 का, पहले सफ़े के ऊपर ही एक डायग्राम बनी हुई है, इलस्ट्रेशन है, जिसके अंदर डिटेल के अंदर इनके बारे में मैं आपको दिखाता भी हूँ आगे चल के, मैंने इसके अंदर भी इंक्लूड की हुई है। ठीक है, आप उसको याद कर लोगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। तो अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्या होते हैं। अगर नंबर 2, आप इसका नंबर चेंज नहीं करोगे। अगर आपसे अगर जनरल क्लासिफिकेशन कोई पूछ लेते हैं तो रेकमेंडेड यही है कि आप इसी ऑर्डर के अंदर जाओगे। ठीक है, आंसर अपना जो दोगे इसी ऑर्डर के अंदर दोगे। ठीक है, आपको नहीं पता एग्जामिनर के जहन में, अगर उसके जहन में ये ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, तो आपको इसी ऑर्डर में जाना है। ठीक है, हाँ, अगर अगर आपको स्पेसिफिक करके पूछा जाता है फिर तो 100% आपको इसी ऑर्डर में ही जाना है, क्योंकि आप 1 2 3 4 5 6 की बेस के ऊपर आप इसको करोगे। क्योंकि हमने पीछे EC नंबर में देखा था कि समथिंग रिटन 2 दैट मींस ट्रांसफरेज, समथिंग रिटन 5 दैट मींस द एंजाइम इज आइसोमरेज। उसकी सब क्लास आइसोमरेज क्या करता है और उसकी सब क्लास। ठीक है, और वो आगे उसकी डिटेल सारी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप स्टार्ट में ही आइसोमरेज को 2 सेकंड नंबर के ऊपर लिख देते हो, उसका नंबर आप अलॉट उसको 2 कर देते हो, तो सारा गलती वहीं से शुरू हो जाएगी। आपने आइसोमरेज को ट्रांसफरेज की जगह पे प्लेस किया है, तो वो सही नहीं होगा। तो ट्राई टू फॉलो दिस ऑर्डर। EC1 कैटेगरी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, EC2 के अंदर ट्रांसफरेजेस, EC3 के अंदर हाइड्रोटेजेस, EC4 के अंदर लाइएजेस, 5 के अंदर आइसोमरेजेस एंड 6 के अंदर लाइगेजेस। ओके जी, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ओके जी, इट्स अबाउट द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको थोड़ा रीड करते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज इज एन एंजाइम दैट कैटलाइजेस द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। द रिडक्टेंट, ठीक है, यहाँ से रिडक्टेंट से उठाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहलाता है, टू अनदर मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीडेंट होता है। ऑक्सीडेंट कौन सा मॉलिक्यूल होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और इस ग्रुप जो एंजाइम्स हैं जो उसके अंदर फॉल करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंदर फॉल करते हैं, दे यूटिलाइजेस NADP और NAD एज को फैक्टर्स। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो जो रिडक्टेंट मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलवाएंगे ये, और ट्रांसफर करेंगे और एक्सेप्ट करवाएंगे किसको? ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स को। और इस सारे काम के अंदर इनको जरूरत पड़ती है कुछ को एंजाइम्स की, को फैक्टर्स की, सॉरी, जो कि होते हैं NADP एंड NAD। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, कैटलेज, फिनाइलएलानाइन ऑक्सीडेज। एक रिएक्शन दिखाया हुआ है जिसमें एल लैक्टेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट के अंदर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, लैक्टेट सबस्ट्रेट, डिहाइड्रोजिनेज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द स्ट्रक्चर। ठीक है, पायरुवेट का स्ट्रक्चर देखोगे इसमें कोई आपको हाइड्रोजन नहीं नजर आ रहा। वन इज बॉन्ड टू NAD व्हिच बिकम्स NADH, और एक आपको ये अलग से नजर आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेजेस पर ऑक्सीडेजेस डिहाइड्रोजनेजेस फॉलो दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। EC2 ट्रांसफरेजेस, इनकी बायोकेमिकल एक्टिविटी क्या होती है? दीज आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफरिंग अ फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल और फॉस्फेट, बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल्स के अंदर ट्रांसएमाइनेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ALT AST लिवर को करने के काम। ओके जी, ठीक है, देन कम्स फॉस्फो ट्रांसफरेजेस काइनेजेस। ठीक है, ट्रांसमेथाइलेजेस, ट्रांसपेप्टाइडेजेस, ट्रांस एसाइक्लेजेस, ये सारे के सारे ट्रांसफरेजेस होते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, एलेनिन व्हेन रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटारेट, एलेनिन ट्रांसएमाइनेज एंजाइम, इसको आप ALT भी बोलते हैं, रिजल्ट्स इन
पायरुवेट एंड एल ग्लूटामेट। इसके अंदर काफी ढेर सारी ट्रांसफर्स हो रही हैं, ठीक है। अगर आप इसका मॉलिक्यूल देखो एल एलेनिन का एंड कंपेयर इट टू द पायरुवेट वन, दिस NH3 is gone after the action of this enzyme, इसने इसके अंदर से ट्रांसफर कर दिया है। ना एल ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल को कंपेयर करें अल्फा बीटा ग्लूटारेट के अंदर, तो जो उसने एलेनिन के अंदर से ट्रांसफर किया था इसके अंदर, नाउ इन द प्रोडक्ट्स यू हैव दिस एल ग्लूटामेट जो कि अल्फा ग्लूटारेट के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। सो डिफरेंस ये है कि इसके अंदर NH3 ऐड हो गया, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम ग्रुप होता है इसको आप बोलते हो ट्रांसफेजेस। EC3 हाइड्रोलेजेस, ठीक है। हाइड्रो मींस वाटर, ठीक है। जब भी वाटर की एडिशन होगी, splitting of that particular molecule happens, ठीक है। It catalyze the hydrolysis of various bonds by adding water across the bond, ठीक है। प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, पेप्टाइडेजेस के अंदर आते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस आते हैं जिसमें अंदर एमाइलेज आ जाता है, माल्टेज आ जाता है, लैक्टेज आ जाता है। लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स आ जाते हैं जिसके अंदर लाइपेज इज अ वेरी गुड एग्जांपल, डीमाइनेजेस आ जाते हैं, फॉस्फेटेजेस आ जाते हैं, ठीक है। ये सब रिक्वायर करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की कंट्रीब्यूशन को, ठीक है, टू ब्रेक द बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल समझने के लिए सब पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है। पायरोफॉस्फेटेज इज एन एंजाइम बट इट रिक्वायर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर क्या करेगा, इसको स्प्लिट करेगा इस बॉन्ड को, एंड यू विल हैव टू फॉस्फेट्स। भाजी नाश्ता पे तो शेक बनाए हैं। Esterases, peptidases, glycosidases examples हैं इसकी। Number 4, lyases. As name indicate, cleave करेंगे, ठीक है। Various bonds by means other than hydrolysis. हमने पीछे बात की हाइड्रोलेजेस की, वो हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन की हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल की कंट्रीब्यूशन होती है और वो स्प्लिट होता है इनटू अ सिंपलर वन। अब लाइजेस की बात करें, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन के अलावा दूसरे रिएक्शंस होंगे, ठीक है। वाटर ऐड ammonia, carbon dioxide across double bonds and remove these elements to produce double bonds. Fumarase example, carbonic anhydrase an example. Fructose 1,6 bisphosphate example आपके सामने है, ठीक है। This is the complicated structure. Aldolase is the enzyme और further दो products बनते हैं, अंदर कोई water की contribution नहीं आ रही, ठीक है। Splitting does not requires water, hydrolysis नहीं हो रही है, ठीक है। इसको ब्रेक करके दो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, DHAP एंड दिस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नंबर 5, आइसोमरेजेस। इनकी बायोकेमिकल एक्टिविटी क्या होती है? दे कैटलाइज आइसोमराइजेशन चेंजेस within a single molecule, carry out many kinds of isomerizations, L to D isomerizations, ठीक है। L is on the left side, D is on the right side, ठीक है। तो एक कन्फिग्रेशन को दूसरी कन्फिग्रेशन के अंदर कन्वर्ट करता है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। म्यूटेज रिएक्शंस, शिफ्ट्स ऑफ केमिकल ग्रुप्स, ठीक है। केमिकल ग्रुप एक पॉइंट से उठाएगा, उसी स्ट्रक्चर के सेम मॉलिक्यूल के किसी और पॉइंट के ऊपर केमिकल ग्रुप जाके लगा देगा, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज आइसोमरेजेस, आइसोमरेज एंजाइम या म्यूटेज एंजाइम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल एल एलेनिन कन्वर्जन देखें आप डी एलेनिन के अंदर, एंड डिफरेंस नोट करें स्ट्रक्चर के अंदर। दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड, दिस नाइट्रोजन NH3, एंड इन डी एलेनिन इट इज ऑन द राइट साइड। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज सेम। और जो एंजाइम इसको कर रहा है, दिस इज आइसोलेज एंजाइम, अगर स्पेसिफिक करेंगे तो एलेनिन रेसमेज एंजाइम। लास्ट वन, EC6 लाइगेसेस, ठीक है। दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। दे जॉइन टू मॉलिक्यूल्स विद कोवेलेंट बॉन्ड्स, दे कैटलाइज रिएक्शंस इन व्हिच टू केमिकल ग्रुप्स आर जॉइंड और ligated with the use of energy from ATP, ठीक है। ATP के बगैर ये काम नहीं कर सकते, ठीक है।
इन्होंने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करना है, दे रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी से आती है। एग्जांपल्स हैं इस टाइप को, एक कार्बोक्सिलेज ग्लूटामेट सिंथेसेस, एल ग्लूटामेट एल ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम। बेसिकली कौन दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जा रहा है, एल ग्लूटामेट व्हेन कंबाइंस विद NH4 with the help of ATP under the influence of glutamine synthetase give rise to L-glutamine। इसके अंदर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर नोट करें तो आपको यहाँ NH2 नजर आ रहा है, ग्लूटामेट के अंदर NH2 यहाँ नहीं। इसको देख लें, ये एक डायग्राम है आपके लिपिन कॉर्ड से ली हुई है, ठीक है, इसके अंदर डिटेल है। देखिए एक एग्जांपल फॉलो कर लेंगे, ठीक है, आपको ऑक्सीडो रिडक्टेजेस डिटेल में उसने बता दिए हैं, लैक्टेट की पायरुवेट के अंदर कन्वर्जन दिखा दी है, देन कम्स कीनीन ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसलेशंस के केस के अंदर, देन कम्स हाइड्रोलाइसिस, ऐसे ही डायलिसिस, बिल्कुल ऐसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकेसिस। डेमोटेमी कर ले सकते हैं इधर। उल्ट पुल्ट बड़ा कुछ नहीं है। कितना ही याद कर लो, ठीक है, तो आपका ये वाला SEQ आराम से यहाँ से हो जाएगा। I think the time left is 10 minutes. Any questions so far? I'm just going through the chat, जिसमें आप लोगों ने कुछ messages किए हैं। I'm just trying to find any questions so far. जी बेटा, हाँ आपने, हाँ EC नंबर का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपसे EC नंबर कोई वाइवा में पूछता है, MCQ में पूछता है, या SCQ के अंदर लीस्ट लाइकली है EC नंबर का आपको ऐसे पूछा जाएगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए EC नंबर क्या है, ठीक है जी। बिल्कुल, आपको ये टॉपिक लिपिन कॉर्ड से ही प्रिपेयर करना है। ये जो डायग्राम आपके सामने डिस्प्ले में नजर आ रही है, ये लिपिन कॉर्ड से ली गई डायग्राम है। डिटेल में इस वजह से बताया, ठीक है, ताकि उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या होती है उस पर्टिकुलर क्लास की, ठीक है, और कुछ और एग्जांपल्स दिखाई, ठीक है। अगर आप इन 6 हेडिंग्स को याद कर लेते हो यहाँ से विद द कंटेंट अलोंग, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। जी, लर्निंग रिसोर्सेज लिपिन कॉर्ड मेनली, लिपिन कॉर्ड को ही फॉलो करेंगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, उसमें सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। आई मीन टिल द एंड, आई मीन उसके अंदर काफ़ी अच्छे वो आइसोजाइम्स वगैरह जब पढ़ेंगे चल के आगे, लास्ट लेक्चर्स जब बिल्कुल होंगे इसके, जिसके अंदर आप CKMB और वो स्पेसिफिक टॉपोनिम्स के बारे में बात करेंगे, वो भी इसने अच्छा कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर कोई कमी पेशी होगी, ऐसा कुछ होगा तो वो डेफिनेटली वी आर हेयर। मैं अगर आता हूँ लेक्चर लेने के लिए, आप यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। यहाँ आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू कैन आस्क अबाउट द टॉपिक, उसकी डिटेल रिसोर्सेज। सो फार वी व्हाट वी हैव कवर्ड, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपको लिपिन कॉर्ड से, इनफैक्ट ये जो सामने आपके एक डिस्प्ले हुई है डायग्राम, इससे बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाता है, ठीक है। मगर इसको याद करना आपको ज़रूरी है, इसमें इम्पोर्टेंट ऑर्डर रखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इस ऑर्डर से ही जाएंगे, यही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो इंटरनेशनल यूनियन ने डिवाइस की हुई है,
इसको ही फॉलो करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि इसका ऑर्डर चेंज ना करें। नंबर 1 अगर लिख रहे हैं तो नंबर 1 के ऊपर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ही आएंगे, नंबर 2 के ऊपर ट्रांसफरेजेस ही आएंगे, नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोलेजेस ही आएंगे, 4 पे लाइजेस आएंगे, 5 पे आइसोमरेजेस एंड 6 पे लाइगेजेस। इस ऑर्डर के अंदर फॉर्मूला बना लो बेशक, OTH, ठीक है। तो इस तरह का कुछ फॉर्मूला बना के याद कर लो, या अगर वैसे अगर आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है तो उसका भी याद कर सकते हो। ओके, रोड मैप आप सारे लोगों के पास इन द बिगिनिंग आपका जब क्लासेस शुरू हुई थी दे दिया गया था मेरे ख्याल से, ठीक है। और अगर नहीं है किसी के पास तो फोटो कॉपी शॉप अगर वो खुली हुई है, आई एम अफ्रेड कि शायद वो कोविड-19 सिचुएशन की वजह से बंद ना हुई हो, ठीक है। आई विल कंफर्म इट। अगर वो बंद है और अगर अभी यू स्टिल वांट इट, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट गॉट इट येट, तो फिर मैं आपके नेक्स्ट, मेरा कल लेक्चर है 11 बजे, मैं द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आई विल शो इट, और इसको मैं फिर या वहाँ पोस्ट भी कर दूंगा। जो आपका ग्रुप है मूडल के ऊपर, उसके ऊपर भी मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, टुडेज टॉपिक? ओके जी, थैंक यू। कल हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, डिफरेंट टर्म्स, को फैक्टर्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, हॉलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, और जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है एंजाइम्स की, कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट 2 to 3 पेजेस इंपॉर्टेंट है, जस्ट हैव अ रीड बिफोर कमिंग टू टुमारोज लेक्चर, ठीक है। तो सी यू टुमारो एट 11 इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।